हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट आज जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा होगा दैट इज फोटोसिंथेसिस इन वन शॉट। यानी जो आपका फोटोसिंथेसिस वो हम वन शॉट में क्लियर करेंगे और बहुत ही कम समय में इसको हम क्लियर करेंगे। और इसके बाद आपके वन शॉट्स और आने वाले, यानी वो ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट्स या 6 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट्स तक जाएगा। इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे जिसको हम एज ए सीरीज नाम देते हैं, जैसे हमने फिजिक्स के लिए प्रोवाइड किया था, दैट इज महा रिवीजन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी जाके आप वो ज्वाइन कर लीजिए। उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और पहले कमेंट में भी होगी जो पिन की गई होगी। और आपको क्या करना होगा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए आप इसमें पढ़ लीजिएगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं वहां पे आपको ये पीडीएफ फॉर्म में शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक बायोलॉजी का गेस्ट पेपर नहीं देखा है, मतलब जिसमें मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ वो आप देख लीजिएगा। वो आपको मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, वहां से आप देख सकते हैं। तो टॉपिक्स हम कौन कौन से डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। तो टॉपिक्स कौन 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 से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम जो भी इसके रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि फोटोसिंथेसिस से पहले, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लाइट रिएक्शंस पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है। डार्क रिएक्शन में हम पढ़ेंगे C2 C3 C4 साइकिल। और यहाँ पे एक टॉपिक मैं भूल गया हूँ ऐड करना, जो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज जो हमारा होगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। तो फ्रेंड्स, अगर हम पहले टॉपिक की तरफ यहाँ पे चलेंगे कि पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे अगर हम पहले बात करेंगे ग्रीन प्लांट्स क्या होते हैं, तो ग्रीन प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं, यानी वो अपना फूड खुद खुद सिंथेसाइज करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस किन किन प्लांट्स में होता है? फोटोसिंथेसिस होता है ग्रीन प्लांट्स में। तो उनमें क्या होता है, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो खुद अपना फूड बनाते हैं। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, उसमें पहले कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलता है, यानी जो सराउंडिंग में उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो उसको ग्राउंड से वाटर मिलता है, लैंड से वाटर मिलता है, उनको लेके फिर सनलाइट एब्जॉर्ब करके थ्रू द क्लोरोफिल फिर वो अपना फूड बनाते हैं। और साथ ही साथ क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और थोड़ा सा वो रिलीज क्या करते हैं, वाटर रिलीज करते हैं इन केस ऑफ ट्रांसपिरेशन, हम जो हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि किस ऑक्सीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे वाटर के पास भी आपका ऑक्सीजन मिलता है। तो लास्ट टाइम में कौन सा, मतलब किससे ऑक्सीजन रिलीज होगा, वो पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि लास्ट टाइम में जो ये ऑक्सीजन रिलीज होगा वो इस हाइड्रोजन यानी इस वाटर से रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड से ये ऑक्सीजन नहीं रिलीज होगा। यहाँ पे अगर वाटर की जगह आपका हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पे इसके साथ मिलेगा, तो यहाँ पे लास्ट में आपका सल्फाइड ही मिलेगा, यानी सल्फर ही लास्ट में मिलेगा। दैट मीन्स उस टाइम भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपको लास्ट में एडिशनल ऑक्सीजन मिलता है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिलता है, बल्कि वो आपको किससे मिलता है, जो उस टाइम आपको वहां पे हाइड्रोजन, यानी जो आप उस टाइम आपको जो मिलता है वाटर, जो आपके साथ आपके इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है, तो उससे ही ऑक्सीजन लास्ट में रिलीज होता है। और जो आपके पास यहाँ पे फूड मिलता है, यानी ग्लूकोज मिलता है C6H12O6, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का ही कार्बन होता है, ऑक्साइड भी उसी का होता है। अगर मैं यहाँ पे पहले एक्सपेरिमेंट की बात करूं कि इसमें क्या हमने किया, दैट इज वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है, इसमें हमने क्या किया, हमें ये प्रूव करना था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ही होता है। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक लीफ लिया जिसको हमने हाफ जो है शेड किया ब्लैक टेप से। यहाँ पे मैं अगर ब्लैक यहाँ पे ऐड करता है इसको, तो बैक साइड आपको यहाँ पे स्लाइड जो मिलती है वो ब्लैक ब्लैक कलर की मिलती है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे व्हाइट शो किया। हमने इसको किसी ब्लैक टेप से कवर किया और आधा लीफ हमने ऐसे ही एक्सपोज कहाँ की ओर किया, लाइट की ओर किया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जितनी ज्यादा लाइट इस पे पड़ रही थी, लाइट बढ़ती जा, देखो यहाँ पे तो लाइट नहीं पड़ेगी क्योंकि इस पे ब्लैक टेप है। और जो हमने आधा पोर्शन इस लीफ का बाहर लिया हुआ है,
तो इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही थी। तो यहाँ पे जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतनी ज़्यादा आपको फोटोसिंथेसिस मिलेगी, और जितनी ज़्यादा आपको फोटोसिंथेसिस मिलेगी, जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी, उतना ज़्यादा आपको ग्लूकोज़ मिलेगा, और जितना ज़्यादा आपको ग्लूकोज़ मिलेगा, उतना ही ज़्यादा इस प्लांट को क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। इसके बाद अगर हम क्या करेंगे बात, अगर हम बात करेंगे KOH सोक्ड कॉटन एक्सपेरिमेंट, इसमें हम क्या काम करेंगे? इसमें हम एक गिलास ट्यूब लेंगे, इसमें भी हम आधा लीफ डिप करेंगे, और इसमें हम कौन सा ये लेंगे? इसमें हम लेंगे KOH सोक कॉटन, हम इसमें लेंगे। तो इससे क्या होगा? इससे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। देखो यहाँ पे अगर पहले हम बताएंगे कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए कौन कौन सी चीजें पहले नेसेसरी कंडीशंस है। पहले तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और सनलाइट है। तो पहले तो हमने सनलाइट की बात की, जिसको हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, कि हमने यहाँ पे देखा कि सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे अब, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, क्या फोटोसिंथेसिस होगी? वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो KOH में क्या होगा? KOH अगर इस बीकर में होगा या किसी गिलास ट्यूब में होगा, इसमें हमने आधा लीफ डिप किया है, तो इस KOH की वजह से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी इस रिएक्शन के मुताबिक, तो यहाँ पे हमें उस टाइम फूड भी कम ही मिलेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम होगी, उस टाइम हमें स्टार्च भी कम मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइम कम हुआ, हमें क्या वहां पे रिजल्ट मिला कि फोटोसिंथेसिस भी कम हो रही है, और आपका ग्लूकोज भी कम मिल रहा है, और एज अ रिएक्ट और एज अ प्रोडक्ट आपका स्टोरेज भी यहाँ पे कम मिल रहा था। तो यहाँ से हमें प्रूव हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। इसके बाद हम वन मोर एक्सपेरिमेंट पे चलेंगे कि बेलजार एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो बेलजार एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? बेलजार आपको पता होगा, जो कि घंटी टाइप होती है, एक घंटी टाइप होती है जो कि मंदिरों में लगी हुई होती है, या आपने देखी हुई होगी कि घंटी टाइप होता है या बेल टाइप होता होता है। तो हमने उसको, अगर हम उसको जार टाइप लेंगे, उसमें हमने क्या किया? पहले हम ये किसने किया था बेलजार एक्सपेरिमेंट? ये किया था प्रिस्ली ने। और कब किया था? इसको किया था इसने 1774। इसने क्या डिस्कवर किया था? इसे इसने इसे डिस्कवर किया था ऑक्सीजन। तो इसने क्या किया? दैट इज माउस इन जार। इसने क्या किया? पहले इसने एक माउस को किसमें रखा? जार, जार में रखा। तो उसको क्या हुआ वहां पे? वो वहां पे इनकंफर्टेबल फील कर रहा था, अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, यानी वो वहां पे खुद को फील कंफर्टेबल नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको वहां पे सफोकेशन हो रही थी, क्योंकि उस बेल जार में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा था। फिर उसने क्या किया? फिर उसने क्या किया काम? पहले तो माउस को यहाँ पे ऑक्सीजन चाहिए, फिर उसने एक कैंडल को रखा, जो कि जब हमने उस कैंडल को जार में रखा, उसने जब इसने प्रिस्ली ने इसको जार में रखा, बेल जार में, इस कैंडल को, तो वहां पे इस कैंडल का क्या हुआ? वो एक्सटिंग्विश हो गया, यानी वो बुझ गया वहां पे, क्योंकि इसको जलने के लिए क्या चाहिए? इसको कार्बन डाइऑक्साइड, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड जलने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ? पहले तो यहाँ पे माउस उसको सफोकेशन हुई, यानी वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था, और कैंडल भी उसमें नहीं जल पा रहा था, यानी दोनों कंडीशंस में उसमें ऑक्सीजन जरूरी था माउस के केस में, कैंडल के केस में इसका क्या जरूरी था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसने फिर इसमें क्या किया? उसने फिर रखा एक ही जार में रखा, माउस को भी रखा, कैंडल को भी रखा, और एक मिंट प्लांट को भी रखा। तो इसने क्या पाया कि ऑल स्टेबल, यानी सभी वहां पे स्टेबल फील कर रहे थे, क्योंकि जो माउस वहां पे इस एयर को सफोकेट कर रहा था, उसी एयर को मिंट प्लांट वहां पे रेस्टोर कर रहा था। उसी एयर को वहां पे कौन ठीक कर रहा था? एक मिंट प्लांट ठीक कर रहा। तो वहां पे जब माउस उसको खराब कर देता था, मिंट प्लांट उसको ठीक कर देता था, तो वहां पे फिर से वही प्रोसेस बन जाता था, और यहाँ पे सब खुद को क्या फील करने लगे? स्टेबल फील करने लगे। इसके बाद किसका एक्सपेरिमेंट है? दैट इज इंडियन हाउस एक्सपेरिमेंट, हम इसके बात करेंगे। इसने क्या किया? इसने सिमिलर सेटअप किया, प्लेस्ड वंस इन डार्क एंड वंस इन लाइट। इसने क्या किया? इसने पहले इसको डार्क में रखा, फिर लाइट में रखा। इससे क्या हुआ? यहाँ पे जो मिंट प्लांट है वो तो डार्क में काम नहीं करेगा, क्योंकि लाइट वहां पे नहीं होगी। और जब इसने इसको लाइट में रखा, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस तो होगी ही होगी, तो वहां पे मिंट प्लांट उसको ऑक्सीजन रिलीज करता।
क्योंकि इसमें ऑक्सीजन, इसको ये ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन मिलता है विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब इसने डार्क में रखा इसको, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। यहाँ पे इसने क्या किया, इसने यहाँ पे इसने देखा कि ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, किस केस में, लाइट के केस में। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ बबल्स वो रिलीज हो रहा था। 1854 में वैन सेक्स ने क्या बोला था, इसने बोला था ग्लूकोज स्टोर्स एज स्टार रिच। इसने क्या बोला था कि ग्लूकोज किस में स्टोर होता है, एज स्टार रिच में स्टोर होता है। और क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ये किसने बताया था, वैन सेक्स ने बताया था। वैन नील ने क्या बताया, डन रिसर्च ऑन ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एज from a suitable oxidizable component to reduce carbon dioxide to glucose। इसने ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि एंगलमैन एक्सपेरिमेंट की बात अगर हम करेंगे कि इसने क्या किया था, इसने एक प्रिज्म लिया था, और प्रिज्म आपको पता ही है कि प्रिज्म व्हाइट लाइट को स्प्लिट करता है इनटू 7 कलर्स में। तो इन्होंने क्या किया, इसने क्लेडोफोरा एक बैक्टीरिया लिया, इसने देखा कि ये किस वाले, यहाँ पे तो 7 कलर्स होते हैं, वायलेट मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, रेड। इसने यहाँ पे 7 कलर्स जो स्प्लिट हुए थे, इसने देखा कि कहाँ पे ज्यादा ये हो रहा था। इसने ये देख रहा था कि कहाँ पे ज्यादा ये हो रहा था कि कहाँ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, कि कहाँ किस लाइट की ओर, किस वाले रीजन की ओर ये जो ये है मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसने देखा कि रेड और ब्लू में ज्यादा इसका क्या हो रहा है, रेड और ब्लू कलर में ये ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। यानी दो कलर्स ऐसे इसने पाए जहाँ पे ज्यादा ये क्लेडोफोरा जमा होते थे, एरोबिक बैक्टीरिया जमा होते थे। तो इसने क्या यहाँ पे देखा कि ऐसे कुछ कलर्स है, 7 कलर्स में से, जिसमें से रेड और ब्लू कलर पे ज्यादा इस पे क्या हो रहा था, अ, यहाँ पे इस पे रेड रेड और ब्लू पे यहाँ पे ज्यादा इसका ये हो रहा था फोटोसिंथेसिस। इसके बाद अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट में पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यानी एब्जॉर्प्शन कहाँ पे ज्यादा होता था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बहुत सारी क्लोरोफिल्स होती है, यानी क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स यानी ज़ैंथोफिल्स एटसेट्रा। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि अगर क्लोरोफिल किसी एक रीजन की लाइट को एक्सेप्ट करता है, अगर मैं यहाँ पे बता दूं कि क्लोरोफिल ए 680 को एक्सेप्ट करता है, और अगर कभी कभार 700 आ जाए तो यहाँ पे 700 को एक्सेप्ट नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि क्लोरोफिल ए किसको, 680 नैनोमीटर को एक्सेप्ट करता है, लेकिन जब इसके पास 700 आता है तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वहां पे लिए उसके लिए कुछ कोई और क्लोरोफिल काम करेगा। यानी वो किसको ये जो बाकी क्लोरोफिल से एक्सेप्ट किसके, क्लोरोफिल के बगैर जो बाकी क्लोरोफिल से, यानी क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड्स, ये किसको किसके काम आते हैं, ये किसको हेल्प करते हैं, ये क्लोरोफिल ए को हेल्प करते हैं। यहाँ पे अगर हम क्लोरोफिल ए की बात करेंगे, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए को हमें पहले ज्यादा किसके लिए मिलता है, रेड, और ज्यादा और किसके लिए मिलता है, ब्लू के लिए। बाकी पे जो है इसका कम मिल रहा है, तो बाकी पे इसकी कौन मदद करेगा, किसी टाइम पे इसका कैरोटीनॉइड मदद करेगा, किसी रीजन में इसको इस पे कौन मदद करेगा, इसके किसी रीजन में आपका इसका क्लोरोफिल भी मदद करेगा। तो जहां जहां पे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी रीजन में इसका येलो ये करेगा, को येलो और ऑरेंज, येलो और ऑरेंज को कौन एक्सेप्ट करता है, कैरोटीनॉइड्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्राइट एंड ब्लू, इसको कौन एक्सेप्ट करता है, इसको क्लोरोफिल ए एक्सेप्ट करता है। व्हाइट एंड ग्रीन, येलो सॉरी, येलो एंड ग्रीन, इसको कौन एक्सेप्ट करता है, इसको क्लोरोफिल बी एक्सेप्ट करता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि फोटो सिस्टम्स, फोटो सिस्टम हमारे पास दो होते हैं, एक होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। पहले में अगर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करूं, यहाँ पे आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अगर हम फोटो सिस्टम फर्स्ट की बात करेंगे, तो डिस्कवरी के हिसाब से पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, उसके बाद फोटो सिस्टम सेकंड डिस्कवर हुआ था। लेकिन जब हम अभी देखेंगे रिएक्शंस में, पहले हम फोटो सिस्टम सेकंड लेते हैं, फिर हम फोटो सिस्टम फर्स्ट लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड किस क्लासिफिकेशन से लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्कवरी, यानी पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट डिस्कवर हुआ था, उसके बाद फर्स्ट फोटो सिस्टम सेकंड डिस्कवर हुआ था। लेकिन हम कौन सा पहले प्रोसेस में लेते हैं, हम पहले लेते हैं फोटो सिस्टम सेकंड।
तो इसमें क्या होता है, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स रिएक्शन सेंटर यानी P700 इसमें होता है, किसमें, फोटो सिस्टम फर्स्ट में। और यहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन सेंटर कौन सा होता है, P680 नैनोमीटर। और यहाँ पे कौन सा चीफ कौन होता है, दैट इज फोटो सिस्टम फर्स्ट, यहाँ पे चीफ होता है, यानी P700 यहाँ पे चीफ होता है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इसमें आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसमें अंदर से छोटे छोटे थैलाकॉइड्स होते हैं, यानी छोटे छोटे यहाँ पे मेम्ब्रेन्स होते हैं। और इसमें इसके मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, यानी जो इसका खुद का मेम्ब्रेन होता है थाइलाकॉइड का, इनको हम बोलते हैं थैलाकॉइड्स। और जो दो थैलाकॉइड को आपस में कनेक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला, क्योंकि ये स्ट्रोमा से पास होता है। और इस बंडल ऑफ थैलाकॉइड को हम बोलते हैं ग्राना, और इनको ही हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन, और यहीं पे हमारे लाइट रिएक्शंस होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है स्टार ग्रेन्स, किसमें, स्ट्रोमा में ये होता है। और क्या होता है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन आपको मैंने बता दिया। और कुछ यहाँ पे लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं कि किस पे डिपेंड करता है, कि वेवलेंथ की, इस लाइट की वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, यानी कितनी नैनोमीटर्स होगी वहां पे लाइट एब्जॉर्ब, यहाँ पे इस पे इसी पे डिपेंड करता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे लाइट रिएक्शंस की, लाइट रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है, जो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है। इसके बाद मैं आपको बोलूंगा कि डार्क रिएक्शन क्या होता है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये रिएक्शन डार्क में होते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये लाइट के प्रेजेंस में नहीं होते। क्योंकि क्योंकि डार्क रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जो लाइट रिएक्शंस के बाद जो हमें एडीपी और एटीपी हमें मिलता है, एनएडीपी और एडीपी मिलता है, एटीपी और एनएडीपीएच मिलता है। तो उनसे जो फिर हम कौन सा रिएक्शन लेते हैं, वो लेते हैं हम डार्क, क्योंकि हम किससे डार्क रिएक्शन किससे हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट्स कहाँ से मिले हुए होते हैं, लाइट रिएक्शन से। लाइक एटीपी हमें मिला हुआ होता है, एनएडीपीएच हमें मिला हुआ होता है, किससे, लाइट रिएक्शन से। और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम बात करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोर में अभी मैं इसको लास्ट में जब ये एक्सपेरिमेंट ये हम खत्म करेंगे, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इसको हम नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जब सन से लाइट आती है, मैंने अभी बोला आपको कि पहले कौन डिस्कवर हुआ था, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फिर फोटो सिस्टम सेकंड। लेकिन प्रोसेस में हम पहले कौन लेंगे, पहले हम लेंगे फोटो सिस्टम सेकंड, और उसके बाद हम लेंगे कौन सा, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो पहले क्या होता है, लाइट पहले किस पे पड़ती है, फोटो सिस्टम सेकंड पे पड़ती है। और फोटो सिस्टम सेकंड कौन सा होता है, दैट इज P680। यहाँ पे मैंने आपको अभी बता दिया था कि फोटो सिस्टम सेकंड किस पे काम करता है, दैट इज P680 नैनोमीटर। यहाँ पे क्या होता है, जब इससे यहाँ पे सनलाइट पड़ती है, तो इससे एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाता है, जो कि जाता है एक्साइटेड स्टेट में। और यहाँ पे इसको कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, तो इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की मदद से, फिर इसको इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की मदद से इसको आगे पहुंचा दिया जाता है। यानी यहाँ पे कौन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो यहाँ पे फिर इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स की वजह से फिर इसको कैरियर यहाँ पे कहाँ तक पहुंचाता है, फोटो सिस्टम सेकंड पे। और यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, यहाँ पे एडीपी से क्या बनता है, यहाँ पे हमारे पास एडीपी से यहाँ पे एक एडीपी से यहाँ पे एक एटीपी यहाँ पे बनता है। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन किससे कहाँ से आता है, फिर जब ये इलेक्ट्रॉन, देखो पहले तो इस फोटो सिस्टम सेकंड से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर वो कहाँ से गया, फिर वो थ्रू द कैरियर्स कहाँ तक गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट पे यहाँ पे गया। तो जब वो फोटो सिस्टम सेकंड पे गया, तो फोटो सिस्टम सेकंड से यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा। देखो फोटो सिस्टम सेकंड ने अपना इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, लेकिन यहाँ पे कौन बैठ गया, जो यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड से आ गया था। फोटो सिस्टम फर्स्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा, लेकिन खुद ये कौन सा एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पे जो फोटो सिस्टम सेकंड से आया हुआ होता है, जो यहाँ से यहाँ आया हुआ होता है, वो यहाँ पे बैठता है। और फोटो सिस्टम अपना एक जो है एक्साइट करता है। और यहाँ पे इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, जो कहाँ से जो यहाँ से मिलता है, मतलब जो यहाँ पे क्या बनाता है, NADP से क्या बनाता है, NADPH प्लस H पॉजिटिव। तो यहाँ पे अगर मैं आपको ये बता दूं कि क्या बनता है, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है। फिर उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट। फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट अपना इलेक्ट्रॉन भेज देता है।
तो इसके पास खुद तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ से चला जाता है। जब इससे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, इसको इसको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो वापस नहीं आएगा, यानी वो साइकिल होके वापस नहीं आएगा, वो यहाँ से ही जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ से मिलता है। जब यहाँ से H पॉजिटिव मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, वो हमें मिलेगा इस वाटर से, जो हम रिएक्शन के टाइम जो हमने फोटोसिंथेसिस में बताया, तो जो हमने वाटर लिया था, उसमें क्या होता है, उस टाइम होता है हमारे पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर। क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर ब्रेक होता है, यानी फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर यहाँ पे हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दैट्स इलेक्ट्रॉन्स वेयर मूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकंड मस्ट बी रिप्लेस्ड, यानी जो भी इस फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन गया उसको रिप्लेस करना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं वो किससे मिलते हैं, वाटर से। और यहाँ पे हमें मिलता है 4H पॉजिटिव, 4 यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे हमें मिलता है ऑक्सीजन, जो कि हमें लास्ट में रिलीज होता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जो आपका ऑक्सीजन रिलीज होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज नहीं होता है, बल्कि वो आपका कहाँ से रिलीज होता है, वो आपका जो आप वहाँ पे वाटर लेते हो वो वहीं से रिलीज होता है। और वो वाटर किसके लिए काम आता है, जो यहाँ पे को यहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस करने पड़ते हैं, किसके लिए, फोटो सिस्टम सेकंड के लिए। यहाँ पे अगर हम इसको एक ही स्टेप में शो करेंगे कि यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड भी है और फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है। यहाँ पे जब लाइट पड़ती है, यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड पे पहले, फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट पे पहले। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होता है, यानी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव, और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन मिलता है जो कि रिलीज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H पॉजिटिव यहाँ तक होगा, और यहाँ पे हमें कौन मिलेगा, दैट इज PQ, जिसको आप बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन। और वो कहाँ तक जाएगा, जाएगा साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6 अब कहाँ तक इसको पहुंचाएगा, प्लास्टोक्विनो तक, यानी पीसी तक। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि क्या होगा जब फोटोसिस्टम फर्स्ट तक आएगा। फोटोसिस्टम फर्स्ट कितना हमारे पास होता है, दैट इज P700। फोटोसिस्टम फर्स्ट, यहाँ जब लाइट पड़ेगी जो हमारे पास होगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा FNR, और FD यहाँ पे हमें मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, NADP से कौन मिल जाएगा, H पॉजिटिव मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, NADPH यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अगर हम साइक्लिक की बात करें, इसको हम नॉन साइक्लिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से फोटोसिस्टम सेकंड से गया होता है यहाँ से, वो फिर वापस नहीं आता, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके बाद अगर हम बात करेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, इसमें क्या होता है, जब सनलाइट कहाँ से पड़ती है, सन से जब सनलाइट पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है, फोटो सिस्टम फर्स्ट पे। और फोटो सिस्टम फर्स्ट हमारा क्या होता है, दैट इज P700। P700 जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, फिर क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है एक्साइटेड स्टेट से, तो यहाँ पे एडीपी से हमारे पास क्या मिलता बन जाता है, यहाँ पे हमारे पास एक एडीपी से हमारा एक एटीपी बन जाता है। और वहां यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन है वो वापस कहाँ तक आता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट तक यहाँ पे। तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाता है फिर वो वहीं से वापस आता है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो जो भी यहाँ से, चाहे यहाँ से एटीपी मिले, चाहे यहाँ से हमारे पास क्या मिले, NADPH, तो इनको क्या होगा, ATP एंड NADPH मेड हियर। जो भी यहाँ पे ATP और NADPH यहाँ पे हमें बन गए, वो किस में अब यूज होंगे, वो किस में यूज होंगे, वो यूज होंगे डार्क रिएक्शन में। यहाँ पे अगर हम C3 की बात करें, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे मैंने अलग से लिया हुआ है C3 एंड C4, और यहाँ पे मैंने C2 भी लिया हुआ है। आप यहाँ पे मतलब ये नहीं समझना कि यहाँ पे आप लिखिए C3 C4 और C2, यहाँ पे आप ये नहीं देखना कि इसने स्किप करने के लिए यहाँ पे इसको छोटे में लिया हुआ है, छोटे स्टेप्स में लिया हुआ है। देखो C3 पाथवे में क्या होगा, इसमें हमारे पास यहाँ पे एक 5 कार्बन कंपाउंड होता है, दैट इज हमारे पास क्या होता है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं RUBP। और यहाँ पे RUBP के C3 पाथवे में क्या होता है, RUBP के साथ कौन मिलता है, RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, यानी RUBP 5 कार्बन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन कंपाउंड है। टोटल क्या बन जाएगा, टोटल बन जाएगा 6 कार्बन कंपाउंड। तो 6 कार्बन कंपाउंड पॉसिबल नहीं है कि वो स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 वाला पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम तीन तीन वाले दो कंपाउंड्स लेंगे, एक लेंगे हम लेंगे PGA, यानी फॉस्फो ग्लाइसरिक एसिड, यानी PGA फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड होता है, और ये उसको हम लेंगे 2 बार, और ये हो गया 3 + 3 हो गया 6
कार्बन कंपाउंड। यहाँ से RuBb 5 था, कार्बन डाइऑक्साइड 1 था, टोटल हो गया 6। और यहाँ पे हमें मिल गया क्या, यहाँ पे 2 टाइम्स फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। और फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड हमारे पास क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड। इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 हो गया 6। तो यहाँ पे कार्बन का काउंट सेम रह गया है। अगर हम C4 की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास पहले कौन कंपाउंड होता है, दैट इज PEP, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट खुद 3 कार्बन कंपाउंड होता है। वो किससे मिलता है, वो मिलता है एक कार्बन डाइऑक्साइड से, जो कि होता है एक कार्बन का, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन होते हैं, दैट इज एक कार्बन इसमें होता है। तो जब फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से पीईपी से 3 कार्बन आ जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन आएगा, तो यहाँ पे कितने कार्बन मिल जाएंगे, टोटल 4 कार्बन। तो यहाँ पे एक ही 4 कार्बन कंपाउंड मिलेगा, दैट इज OAA, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि क्या होता है, 4 कार्बन कंपाउंड। क्योंकि वो किससे मिलता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट से 3 कार्बन कंपाउंड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से एक कार्बन आता है, तो यहाँ पे 4 कार्बन टोटल है। तो रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड, दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जो कि हमारे पास क्या होगा, 4 कार्बन कंपाउंड होगा। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, इनको हम इलॉबरेटली मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन यहाँ पे करेंगे, दैट इज व्हाट आर डार्क रिएक्शंस। तो डार्क रिएक्शंस कहाँ से स्टार्ट होंगे, जो भी एडीपी और एनएडीपी, एटीपी और एनएडीपीएच हमें किससे मिले, लाइट रिएक्शंस, वो कहाँ पे यूज होंगे, अब वो हमें यूज होंगे डार्क रिएक्शंस में। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा दैट इज RuBp, यानी राइबोलोस 1,5 बिसफॉस्फेट। ये 5 कार्बन कंपाउंड होगा। तो ये कहाँ की ओर जाएगा, कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिलेगा, जो कि मैंने बताया था आपको लास्ट, जो लास्ट स्टेप्स, यानी 2 स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए थे कि 5 कार्बन कंपाउंड से एक कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 PGA। तो जब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दैट इज कार्बन, RuBp किससे मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। तो टोटल जो C3 साइकिल होगा आपका, वो कहाँ से होगा, वो खाली 3 स्टेप्स में होगा। एक होगा कार्बोक्सिलेशन, दूसरा होगा रिडक्शन, और तीसरा होगा रिजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, इसमें RuBp किसके साथ मिलेगा, RuBp किसके साथ, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होगा, वो मिलेगा 3 कार्बन कंपाउंड से, जो कि हमारे पास क्या होगा, 3 कार्बन कंपाउंड से नहीं, एक कार्बन कंपाउंड से, जो हमारे पास होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो टोटल बन जाएगा 6 कार्बनिक कंपाउंड। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है 6, हम लेंगे 3 कार्बनिक कंपाउंड जिसमें 3 कार्बन होंगे, उसको हम बोलते हैं PGA, यानी फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। वो हम लेंगे 2 टाइम्स, वही हो गया 6, क्योंकि रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम हमें यूज होगा, दैट इज रुबिस्को। एंड रुबिस्को इज द मोस्ट abundant enzyme in this रिजोरी, बायोस्फीयर रिजोर्व, हमारे बायोस्फीयर में ये मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है रुबिस्को। तो जिसकी ज्यादा मात्रा होगी, जो ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, अगर ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, तो ये किसके साथ जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, तो ये किसके साथ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलेगा, RuBp, यानी 5 कार्बन कंपाउंड, टोटल बन जाएगा 6 कार्बनिक कंपाउंड, दैट इज 3 PGA। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कौन यूज होगा, यहाँ पे हमारे पास हमारा एक एक एडीपी हो, एक यहाँ पे होगा एटीपी, और 2 NADH यहाँ पे यूज होंगे, यानी एक एटीपी और 2 NADH। जहां से आप ध्यान रख लेना, यहाँ पे आपको एक MCQ पूछा जाएगा, और और यहाँ पे आपको एक 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ये आप में मुझसे लिख लेना कि C3 साइकिल से और इसी सिस्टम से, यहाँ पे ध्यान रख लेना। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे 5 कार्बन को एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलने में कितने एडीपी यूज होते हैं, एक एटीपी और 2 NADPH। जब रिडक्शन होगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा ट्राइफॉस्फेट, यानी सुक्रोज, या फिर मिलेगा स्टार्च। तो यहाँ पे हमें पता होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे पास ग्लूकोज होता है, उसमें 6 कार्बन होते हैं। यहाँ पे हमें पता है कि हमें रिजनरेशन भी करनी पड़ती है, यानी जो हमने यहाँ पे RuBp यूज किया 5 कार्बनिक कंपाउंड, वो हमें लास्ट में फिर से रिलीज करना है।
यानी उसी 5 कार्बन कंपाउंड को हमें लास्ट में फिर से बचाना है। तो हमें जो भी बनाना होगा, जो कुछ भी बनाना होगा, सुक्रोज बनाना होगा, स्टार्च बनाना होगा, वो हमें किससे बनाना होगा? वो हमें इसी कार्बन डाइऑक्साइड से बनाना होगा। और आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कितने कार्बन होते हैं? एक कार्बन होता है। और लास्ट में जो आपने पहले यूज किया था ना RUBP, जो कि 5 कार्बन कंपाउंड था, वो आपको लास्ट में फिर से वापस देना है। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर आपको यहाँ पे ग्लूकोज बनाना होगा, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। तो आपको कितनी बार ये रिएक्शन करनी पड़ेगी? तो पहले अगर आप लोगे, पहले आप इस RUPP को लोगे, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड में मिलेगा एक कार्बन। तो यहाँ पे पहले मिलेगा एक कार्बन, क्योंकि RUPP आपको वापस देना है 5 कार्बन कंपाउंड। फिर दूसरी बार दूसरा कार्बन आएगा, फिर तीसरी बार तीसरा कार्बन आएगा, फिर चौथी बार चौथा कार्बन आएगा, फिफ्थ बार फिफ्थ कार्बन आएगा, और सिक्स टाइम सिक्स्थ कार्बन आएगा। तो जब 6 बार आपका कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे RUBP के साथ मिलेगा, तब जाके आपके 6 कार्बन यहाँ पे आ जाएगा, तब जाके आपको 6 ग्लूकोज कंपाउंड मिलेगा, 6 कार्बनिक कंपाउंड मिलेगा, क्योंकि आपको RUBP यहाँ पे वापस देना है। तो जब यहाँ पे आपने देखा कि एक कार्बन को एक कार्बन को सुक्रोस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने एटीपी चाहिए? एक एटीपी और 2 NADPH। अब अगर आपको देखना होगा कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड को कितने एटीपी चाहिए? 6 कार्बन डाइऑक्साइड को चाहिए 6 एटीपी और 12 NADPH। कितने चाहिए? 6 एटीपी और 12 NADPH, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड को इसके साथ मिलाने के लिए हमें 2 NADPH चाहिए। तो 12 6 के लिए कितना चाहिए? 12 और 6 एटीपी चाहिए। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लूकोज कंपाउंड बनाने के लिए उसमें 6 कार्बन होते हैं, और 6 कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने में आपको कितने एटीपी चाहिए? 6 एटीपी और 12 NADPH। और एक कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाने में कितने चाहिए? 3 एटीपीज, और आपके कितने चाहिए? 2 NADPH आर नीडेड। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि जब आपको टोटल रिएक्शन इसमें चाहिए, जहाँ पे आप देख लीजिए एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितने, यहाँ पे आपको इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 एटीपी, और क्या चाहिए आपको? 2 NADPH। तो इसको आप सॉरी, मैंने यहाँ पे बोला कि एक एटीपी, लेकिन यहाँ पे एक एटीपी नहीं है, यहाँ पे कितने एटीपीज है? यहाँ पे आपके 3 एटीपीज है और 2 NADPH है। तो जब आप 6 कार्बन यहाँ पे मिलाओगे, दैट इज 3 इंटू 6, दैट इज 18, एंड 3 इंटू 2, दैट इज और यहाँ पे आपके कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2, दैट इज 12। और यहाँ पे आपको कितने लग जाएंगे टोटल? दैट इज 30 एटीपी यहाँ पे आपको टोटल मिल जाएंगे। और जब आप NADPH को किस में कन्वर्ट करोगे? एटीपीज में, तो आपको वो टोटल नंबर ऑफ एटीपीज मिल जाएंगे। लेकिन जब आपको बोथ में बताना होगा, दैट इज एटीपी अलग बताना होगा, NADPH अलग बताना होगा, तो एक कार्बन के लिए चाहिए 3 एटीपी और 2 NADPH, और 6 कार्बन के लिए चाहिए आपको 18 एटीपी और 12 NADPH आपको चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, दैट इज C4 साइकिल की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? C4 साइकिल का मतलब क्या है? पहले अगर हम यहाँ पे C2 पाथवे की बात करेंगे, तो इसमें क्या होगा? इसमें यहाँ पे होगा, दैट इज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा। रुबिस्को किसके साथ? रुबिस्को जो एंजाइम होगा, वो RUBP को किसके साथ मिलाएगा? वो RUBP को मिलाएगा ऑक्सीजन के साथ। तो उस टाइम क्या होगा? उस टाइम हम उसको बोलते हैं, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट इन C3। तो यहाँ पे क्या होगा? RUBP किसके साथ मिलेगा? इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या देगा? दैट इज फॉस्फो ग्लाइकोलेट प्लस 3 PG, यानी 1 PGA देगा, यानी फॉस्फोग्लाइकोलेट। यहाँ पे आप देख लीजिए कितने कार्बन कंपाउंड हो गए। ये यहाँ पे आप देख लीजिए, पहले आपको RUBP 5 कार्बन कंपाउंड मिलता था, और कार्बन डाइऑक्साइड एक, टोटल मिलते हैं आपको 6। लेकिन जब आपको पता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिक्स होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स होगा, तो ये यहाँ पे एक नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा? दैट इज RUBP। RUBP आपको पता है, दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड, ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन नहीं है। तो यहाँ पे टोटल कितना है? दैट इज 5 कार्बन कंपाउंड। किसमें ये कन्वर्ट होगा? दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो फॉस्फोग्लाइकोलेट होगा, वो 2 कार्बन कंपाउंड होगा, और यहाँ पे एक मिल जाएगा आपको, दैट इज फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, दैट इज 3C, जो 3 कार्बन कंपाउंड होता है। लेकिन यहाँ पे 1 PGA मिलेगा, यहाँ पे हमारे पास 2 PGA मिलते थे। तो यहाँ पे 1 PGA मतलब 3 कार्बन कंपाउंड प्लस फॉस्फोग्लाइकोलेट, दैट इज 2 कार्बन कंपाउंड। टोटल यहाँ पे क्या मिल गया? 5 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि RUBP कितना होता है? 5 कार्बन कंपाउंड।
इसके बाद अगर हम C4 की बात करेंगे, जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें ये प्रोसेस जो होता है दो सेल्स में होता है। दैट इज एक तो होगा ये मीजोफिल सेल्स में, पहले तो होगा मीजोफिल सेल में, और साथ साथ किस में होगा, बंडल शीथ सेल में। दोनों सेल्स में जो ये प्रोसेस होगा ये इंटरकनेक्टेड होगा। इसमें क्या होगा, दैट इज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो अंदर आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिक्सेशन होगा किसके साथ, दैट इज पीईपी, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। वो किसके साथ फिक्स होगा, ये जो आपको पता है दैट इज पीईपी कौन सा कंपाउंड होता है, दैट इज फॉस्फोइनल पायरुवेट। इसके साथ एक और कार्बन मिल जाएगा, तो ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा किसे, प्लाज्मोडेस्माटा से, थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। जब इससे होगा तो यहाँ पे बन जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड। तो इसको इसको फिर से हो जाएगी डीकार्बोक्सिलेशन। जब डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बाहर जाएगा। पहले तो ये था पीईपी, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, फिर इसके साथ एक और मिल गया दैट इज 4 कार्बन कंपाउंड, तो बन जाएगा C4 एसिड। जब C4 एसिड बन जाएगा तो डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी कार्बन हम फिर से इसमें से बाहर निकालेंगे। जब हम 4 कार्बन में से एक कार्बन निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C3 बन जाएगा। जब C3 बन जाएगा तो वो हमारे पास पीईपी होता है। तो ये फिर से कहाँ से जाएगा, प्लाज्मोडेस्माटा से। तो यहाँ पे ये हमारे पास फिर से मिल गया, दैट इज व्हाट इट इज, दैट इज रिजेनरेशन। तो यहाँ पे किसके लिए हमें मिलता है, तो ये किसमें हमें मदद करता है, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड्स। यानी ये यहाँ पे कार्बन, जब यहाँ पे 3 पीईपी होता है, दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है, तो यहाँ ये हमें मिलता है यहाँ पे 4 कार्बन कंपाउंड। फिर से डिकार्बोक्सिलेशन होती है, फिर से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है किससे, केल्विन साइकिल से, जो कि आपने केल्विन साइकिल पढ़ा। फिर जब यहाँ से हमने देखा कि क्या होता है, दैट इज C3 एसिड यहाँ पे रिलीज होता है, क्योंकि यहाँ पे डिकार्बोक्सिलेशन होती है। और जो इसका एक डिकार्बोक्सिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, वो किससे फिक्स होगा, फिर से कैल्विन साइकिल से फिक्स होगा। और फिर इस C3 एसिड को फिर से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा मीजोफिल सेल्स में। तो यहाँ पे फिर से रिजेनरेट होगा, तो फिर से पीईपी बनेगा, फिर से वापस ये प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे क्या हमें हमें देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड को कितने मिलते ये इसको ट्रांसपोर्ट करने में कितने एटीपीज लगते हैं, दैट इज 5 एटीपी और 2 NADPH। यानी क्या होगा कि इन टर्म्स ऑफ C4 प्लांट्स, एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में कितने एटीपीज लगते हैं, 5 एटीपीज प्लस 2 NADPH। यानी NADPH यहाँ पे सेम रहता है C3 एंड C4 प्लांट्स में, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास 5 एटीपीज होते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितने एटीपीज होते हैं, 3 एटीपीज होते हैं। लास्ट में जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, दैट इज जो हमारे पास होगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस कितने तरीकों से अफेक्ट होगा, एक तो इंटरनल से अफेक्ट होगा, और किससे अफेक्ट होगा, एक्सटर्नल फैक्टर से भी अफेक्ट होगा। पहले अगर हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करेंगे, दैट इज कैसे होगा, साइज से अफेक्ट होगा, एज से अफेक्ट होगा, लीफ ओरिएंटेशन ऑफ लीफ से अफेक्ट होगा। यानी नंबर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीफ, एज ऑफ लीफ एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, इन पे किससे होगा, ये क्योंकि इंटरनल कंपोनेंट्स आते हैं, तो इससे अफेक्ट होगा फोटोसिंथेसिस। और मीजोफिल सेल पे भी इससे भी अफेक्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट से भी अफेक्ट होगा, यानी साइज ऑफ क्लोरोप्लास्ट, साइज ऑफ मीजोफिल, और किसे, इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, यानी अंदर की जो CO2 कंसंट्रेशन होगी, इससे भी इफेक्ट होगा। अगर हम एक्सटर्नल इफेक्ट्स की बात करेंगे, वो क्या क्या होगा, एक तो सनलाइट होगा, यानी जितनी ज्यादा सनलाइट होगी उससे उतना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। टेम्परेचर से इफेक्ट होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट से मिलता है वो उससे इफेक्ट होगा। वाटर जो मिलता है किससे, ग्राउंड से, उससे भी इफेक्ट होगा क्या, हमारा फोटोसिंथेसिस। इसके बाद अगर हम बात करेंगे किसकी, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ये किसका लॉ है, ब्लैकमैन का लॉ है। इसने कौन सा लॉ दिया था, ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसने क्या बोला था, फैक्टर प्रेजेंट इन सब ऑप्टिमल क्वांटिटी विल डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन। यानी जो सबसे कम क्वांटिटी में जो होगा, वो डिसाइड क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, वो डिसाइड करेगा। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, एक्सटर्नल फैक्टर्स की, लाइट। अगर हम लाइट की बात करेंगे कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, और क्वालिटी, इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन पे, तो ये डिपेंड करेगा। तो जितनी पहले तो लाइट इंटेंसिटी कम थी, फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है, धीरे धीरे बढ़ जाती है, फिर धीरे धीरे बढ़ जाती है, फिर कांस्टेंट रहता है लाइट। और इस जितनी जितनी लाइट इंक्रीज होती है, उतना उतना रेट क्या होता है, इंक्रीज रहता है।
तो फिर वो किसी कांस्टेंट रेट से चलता है और इसकी लाइट इंटेंसिटी भी ठीक रहती है। जो इसका मतलब क्या है कि जितनी यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही थी, साथ-साथ रेट भी बढ़ रहा था, लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही थी, रेट भी बढ़ रहा था, यहाँ पे क्या जा रहा था, फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे लाइट इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगी और रेट भी कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना हमारे पास होता है, दैट इज 0.03 और 0.04% कितना होगा एटमॉस्फेयर में होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि अगर होगा यानी अगर 0.05 से क्या होगा, अगर ये इंक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या होगा, गुड यील्ड होगा, बट मोर देन दैट टॉक्सिकेशन। गुड यील्ड तो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें टॉक्सिकेशन ज्यादा होगी इन प्लांट्स में से। सैचुरेशन क्या होगी, दैट इज 450 माइक्रो लीटर एंड 360 माइक्रो पर लीटर। यहाँ पे आप देखिए इन टर्म्स ऑफ C4 plants and in terms of C3 plant it is 450 and C4 plants that is 360। टेम्परेचर की बात अगर हम करेंगे, दैट इज जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा ऑन डार्क रिएक्शन, क्योंकि ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, तो C4 हैज टेम्परेचर इनक्रीज ऑप्टिमम, यानी C4 में जितना टेम्परेचर होगा वो ऑप्टिमम होगा, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। वाटर इनडायरेक्टली हैम्पर्स रेट, तो इसमें क्या होगा, ये क्या होगा, इससे हैम्पर, इससे भी रेट हैम्पर हो जाएगी। यानी अगर क्या होगा, वाटर स्टेटस सिट्रस में होगा, यानी CO2 डिक्रीज हो जाएगा, तो ड्यू टू स्टोमेटल क्लोजर इससे भी इफेक्ट करेगा। ड्यू टू सरफेस इसका कम हो जाएगा, अगर स्टोमेटा का साइज कम हो गया तो लाइट भी क्या हो जाएगी, लाइट भी, देखो क्या होगा, अगर वाटर की स्कैर्सिटी हुई, यानी वाटर की कमी रह गई, तो उससे क्या होगा, उसे स्ट्रोमेटा ओपन नहीं रह जाएगा पूरी तरीके से, तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी रह जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा से पूरी तरीके से नहीं आ पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। किससे कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ड्यू टू स्टोमेटल क्लोजर, यानी स्टोमेटा इससे थोड़ा थोड़ा क्लोज रहेगा, क्योंकि वाटर की स्कैर्सिटी होगी, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगी। अगर स्टोमेटा इंक्रीज नहीं होगा, स्टोमेटा ओपन नहीं होगा, स्टोमेटा हमारे पास क्या क्या काम करता है, एक तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और ये यहाँ पे क्या लेता है, सर्फ लाइट को भी लेता है। तो अगर स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जा पाएगा, और अगर स्टोमेटा ओपन नहीं होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लाइट भी नहीं आ पाएगी। तो ड्यू टू द वाटर स्कैर्सिटी इसमें क्या होगा, स्टोमेटल क्लोजर होगा। ड्यू टू स्टोमेटल क्लोजर इससे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज एंड सरफेस ऑफ स्टोमेटा जो होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइट भी इसमें कम एंटर होगी। तो ये जो आपका था, दैट इज ऑल अबाउट योर फोटोसिंथेसिस। अगर आपको ये PDF फॉर्म में चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर देना, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पहले लिंक शेयर की जाती है, वहां पे से भी आप देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और बाकी जो वन शॉट्स होंगे वो भी आएंगे इसके बाद, और जो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा, यानी जिसमें हम 5 to 8 मिनट्स में हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, और उसमें हम जो होगा हमारा, वो होगा हमारे पास महारिविजन। तो अगर आपको PDF फाइल में चाहिए, आप मुझे कांटेक्ट कर देना, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट ऑफ लक।